हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ शुभम यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मेरी साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 का एक वीडियो आ चुका है, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन का इंट्रोडक्शन, उसका परिचय पढ़ रहे थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो साइड हेडिंग सभी लगा लें बेटा। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, ठीक है ना। दर्पण, साइड हेडिंग लगा लें, दर्पण, ठीक है। दर्पण में क्या होता है बेटा, दर्पण में एक पृष्ठ, दो पृष्ठ होते हैं, ठीक है ना। दो पृष्ठ होते हैं, जिसमें से एक पृष्ठ क्या होता है, पॉलिश्ड होता है ना, जिसमें पुताई होती है, एक तरफ से पुता हुआ होता है दर्पण। देखा होगा हमने, हमारे घरों में भी होता है दर्पण। तो उसमें एक पृष्ठ क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और एक तरफ क्या होता है, चमकदार होता है, ठीक है ना। एक तरफ चमकदार पृष्ठ होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण की परिभाषा भी यही है, ठीक है ना। दो पृष्ठ होते हैं, और एक चमकदार पृष्ठ होता है और एक पॉलिश्ड होता है, ठीक है। चमकदार सतह पर क्या करती है, प्रकाश की किरण आती है और टकराकर जिस माध्यम से आती है उस माध्यम में चली जाती है। ये तो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, है ना। वो कहलाता है दर्पण, ठीक। अब दर्पण के मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो दर्पण के प्रकार। दर्पण समझ में आ गया सभी को। दो पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और एक पृष्ठ चमकदार होता है। अब परावर्तन कहाँ से होता है, चमकदार पृष्ठ से। पिछली बार मैंने बताया था कि चमकदार पृष्ठ से परावर्तन हो जाएगा, है ना। ये चमकदार पृष्ठ और ये पॉलिश्ड पुता हुआ है, वो दर्पण कहलाता है। अब दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दर्पण के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। कौन से दर्पण के बारे में, समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। जो हमारे घरों में उपयोग करते हैं ना, हम अपना मुंह देखने के लिए या किसी वस्तु को देखने के लिए, वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण की विशेषताएं क्या हैं, विशेषता ये है कि एक तो वो समतल होता है, तो उसका तल जो होता है एक बराबर होता है। मतलब ऐसा उसको दर्शाते कैसे हैं, ऐसा दर्शाते हैं, सीधी रेखा में, एक तरफ पॉलिश्ड और एक तरफ चमकदार सतह। इस प्रकार से होता है, समतल होता है, उसका तल जो होता है एक बराबर होता है, ठीक है। कहीं भी वक्रित नहीं होता, कहीं भी गोलादार नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो समतल होता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है बेटा, कि इसमें जो वस्तु है और वस्तु का प्रतिबिंब है, दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है अंदर, है ना। तो दर्पण में जो वस्तु है और प्रतिबिंब और दर्पण वस्तु की दोनों की जो ऊंचाई है, आकार है, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई, आकार एक बराबर होती है, प्रतिबिंब के बराबर होती है। वस्तु की ऊंचाई तथा आकार, है ना, बराबर किसके होती है बेटा, आकार प्रतिबिंब के बराबर होती है। जो अंदर प्रतिबिंब बनेगा वो जैसा बाहर वस्तु होगा, ठीक उसी प्रकार अंदर भी होगा, वो प्रतिबिंब के बराबर होता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब के बराबर होता है। प्रतिबिंब बनता है अंदर दर्पण के हमारा, तो वस्तु का प्रतिबिंब का आकार और ऊंचाई दोनों बराबर होती है। तीसरी विशेषता क्या है समतल दर्पण की, तीसरी विशेषता है कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी बाहर पर होगी, है ना, जितनी बाहर दूरी होगी, जैसे मेरा कैमरा वहाँ पे रखा हुआ और मैं यहाँ पर हूँ, तो जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो इतनी ही दूरी अंदर बनने वाला है ना। जैसे हम कोई आईना रख दें, हमारी ये हाथ है मेरा, इधर मैं आईना रख दूँ, तो जितना दूर मेरा इस आईने से हाथ रहेगा उतना ही दूर प्रतिबिंब अंदर आईने के बनेगा। ये समतल दर्पण की विशेषता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब
की दूरी बराबर वस्तु की दूरी। कहाँ से? आईने से। ठीक है ना, जितनी दूर आईने से वस्तु होगा उतनी ही दूर अंदर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, समझ में आया? वस्तु जितनी दूरी आईने से बाहर रखी होगी और उसका प्रतिबिंब आईने से उतना ही अंदर बनेगा। ठीक है, और कैसा बनता है इसको रफ कर दूं मैं। समतल दर्पण को ऐसे दर्शाते हैं। दूसरा, वस्तु की ऊंचाई तथा आकार प्रतिबिंब के बराबर होता है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी बराबर होती है दर्पण के दोनों तरफ। ठीक है ना, और क्या है बेटा, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और आभासी बनता है। कैसा बनता है? सीधा और आभासी। आभासी मतलब जिसको केवल आभास किया जा सके, छू नहीं सकते ना हम। छू सकते हैं उसको हाथ से जाके, नहीं छू सकते ना प्रतिबिंब। हमारा जो दर्पण होता है, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो वस्तु ऐसे ही प्रतिबिंब बनेगा, सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा अंदर आईने के भी। ठीक है ना, यदि उल्टा हूँ तो उल्टा बनेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खड़ा हूँ ऐसे और प्रतिबिंब पैर की तरफ से बन रहा है, ऐसा नहीं। जिस तरह से खड़े होगे उसी तरह से बनेगा। समझ में आया? और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी मतलब प्रतिबिंब अंदर बन रहा है, उसको हम केवल आभास कर सकते हैं, उससे कोई संपर्क नहीं है हमारा, है क्या? ठीक है ना, समझ में आया? वो कहलाता है समतल दर्पण। और उपयोग क्या है? घरों में, ठीक है ना, घरों में हम अपना आकार वगैरह देखते हैं, अपना शक्ल देखने के लिए काम आता है, घरों पे उपयोग करते हैं समतल दर्पण। ठीक है ना, तो ये हो गया समतल दर्पण के बारे में परिचय। सभी को समझ में आया समतल दर्पण के बारे में? सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि उसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा और आभासी बनता है। क्या बन रहा है? ये सब प्रतिबिंब के बारे में बातें चल रही हैं। प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर होती हैं, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार दोनों बराबर होता है। ठीक है ना, ये समतल दर्पण की विशेषताएं हैं। समतल दर्पण में इतना ही। आगे चलें। दूसरा जो दर्पण है वो है बेटा गोलीय दर्पण। दूसरा दर्पण कौन सा है? गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण, जैसे कि इसका नाम है गोलीय दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, या चमकदार पृष्ठ, जहाँ से परावर्तन हो रहा है। ठीक है ना, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे समतल दर्पण में उसका परावर्तक पृष्ठ समतल था, एक बराबर था, वैसे ही गोलीय दर्पण में गोला होता है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे होगा। मान लो ये सतह पुती हुई है एक तरफ और ये चमकदार सतह है इस तरफ। ये चमकदार हो गया और ये पॉलिश्ड हो गया, है ना, पॉलिश्ड हो गया। और चमकदार सतह क्या है? गोलीय है, गोला है। तो इस प्रकार के जो दर्पण है वो क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण। उनका परावर्तक पृष्ठ या चमकदार पृष्ठ कैसा है? जहाँ पे परावर्तन होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन इस तरफ से होगा, है ना, ऐसे होगा परावर्तन, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है ना। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार से विभाजित है। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार से विभाजित हैं? दो प्रकार से। तो ये गोलीय दर्पण की परिभाषा लिख लो। गोलीय दर्पण दो प्रकार से विभाजित हैं। गोलीय दर्पण, पहला है अवतल दर्पण
दूसरा है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता होगा। तो अवतल दर्पण की साइड हेडिंग लगा लो, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण साइड हेडिंग लगाओ। अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है, मतलब चमकदार पृष्ठ है, वो क्या होता है, वक्रित होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, जो चमकदार या परावर्तक पृष्ठ उसका क्या होता है, अंदर की तरफ वक्र है। देखो ना, ये वक्र है, ये ऐसा, ये है अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण, जो उसका परावर्तक पृष्ठ या चमकदार पृष्ठ अंदर की ओर वक्र है ना, वक्र गोला है। ठीक है, और पॉलिश्ड सरफेस क्या है, उभरा हुआ है। पॉलिश्ड सरफेस क्या है, पॉलिश्ड जो सतह है, पॉलिश्ड सतह क्या है, उभरी हुई है, बाहर की ओर पुता हुआ है। और धंसा हुआ पार्ट जो है, जो धंसा हुआ इसका है पार्ट, वो क्या है, वक्र है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण समझ में आया। धंसा हुआ पार्ट जो अंदर की तरफ वक्र है, वो क्या है, अवतल दर्पण है। अब ठीक इसी का उल्टा उत्तल दर्पण में कैसा होता होगा, उभरा हुआ पार्ट जो है, उभरा हुआ जो इसका पार्ट है, वो क्या होगा, अब परावर्तक पृष्ठ होगा। इसका ठीक उल्टा उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये पॉलिश्ड है, धंसा हुआ जो पार्ट है इसका वो पॉलिश्ड है, पुता हुआ है, और उभरा हुआ जो पार्ट है वो क्या है, चमकदार है, मतलब परावर्तक पृष्ठ क्या है, उभरा हुआ है। इसका ठीक उल्टा अवतल का, अवतल का ठीक उल्टा उत्तल। ठीक है, ऐसे दर्पण कहलाते हैं उत्तल और अवतल। समझ में आया सभी को। उत्तल में क्या होगा, उभरा हुआ पार्ट परावर्तक पृष्ठ होगा, अवतल में धंसा हुआ पार्ट होगा परावर्तक पृष्ठ। समझ में आया सभी को। ये डायग्राम बना लो, ऐसे ही दर्शाते हैं उत्तल और अवतल को। ठीक, अब इनकी और थोड़ी सी विशेषताएं बताएं। अभी तो इनका परिचय दे रहे थे। एक्चुअल में ये बने कैसे होंगे उत्तल और अवतल दर्पण। मान लो कोई एक ये गोला है, ठीक है ना, गोला है जो बाहर की ओर से पूरा पुता हुआ है। ठीक है, बाहर से पूरा पुता है, अंदर से चमकदार है, बाहर से पुता है, शीशा है, एक ये दर्पण है जो पूरा गोला है। इसको यदि यहाँ से काट दिया जाए, ठीक है, इसका कोई गोले का कोई त्रिज्या होगा, है ना, त्रिज्या होगी, एक सी होगा केंद्र, और इसकी त्रिज्या होगी आर। यहाँ तक त्रिज्या होती है गोले की। गणित में हमने पढ़ा था ना गोला, जहाँ पे हमने पढ़ा था शंकु, ये सब पढ़ा था, तो उसमें एक गोला भी था। ठीक है, तो गोले में उसका केंद्र सी हो गया, उसकी त्रिज्या सी से लेकर के मान लो यहाँ पर पी है, तो सी पी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, आर त्रिज्या। तो इसको काट दिया जाए यदि इतना भाग, तो कैसा बनेगा दर्पण, दर्पण कैसा बनेगा, इतना भाग कट गया, तो अब क्या बचा, इतना भाग बचा, इतना भाग बचा, और यही भाग क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की परिभाषा कैसे लिखेंगे, वो तो मैंने परिचय बता दिया कि उसका धंसा हुआ जो पार्ट है, धंसा हुआ भाग है, ठीक है, वो क्या होगा, चमकदार होगा, और उभरा हुआ भाग जो है वो क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। ये तो समझ में आया, लेकिन ये बना कैसे है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। अवतल दर्पण एक गोले का भाग है, अवतल दर्पण अवतल दर्पण एक गोले का भाग है जिसका
परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ तथा पॉलिश्ड भाग उभरा हुआ होता है। ठीक है, अवतल दर्पण क्या लिखेंगे? एक गोले का भाग है। समझ में आया? इससे काटा गया होगा। जो गोला बाहर से पूरा पुता हुआ है और अंदर से क्या है? चमकदार है। इसके चारों तरफ से, अंदर इस तरफ से भी काट देंगे तो इस तरफ से भी एक अवतल दर्पण बन जाएगा। समझ में आया? या किसी भी तरीके से इस तरफ से भी ऐसे काट देंगे तो एक ये अवतल दर्पण बन गया, इधर से भी काट देंगे तो एक ये अवतल दर्पण बन गया। समझ में आया? तो ये एक गोले का भाग है। ऐसे ही उत्तल दर्पण का भी, ठीक है ना, उत्तल दर्पण भी एक गोले का भाग है जिसका अंदर का किनारा पुता हुआ है और बाहर का किनारा चमकदार है। इसका ठीक विपरीत, ठीक है ना। उसमें क्या होगा बेटा? उसमें ऐसा होगा कि अंदर की तरफ पुता हुआ है गोला, ठीक है, अंदर की तरफ पुता हुआ है वो गोला, तो उसके किनारे से इसको भी काट दो। इसकी भी केंद्र मान लो C है, त्रिज्या R है, ठीक है ना। तो इसके भी दो अवतल दर्पण बन जाएंगे। कैसा बनेगा? ऐसा बन जाएगा। इसमें अंदर की तरफ पुता हुआ है और उभरा हुआ भाग क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। समझ में आए? इस गोले से काटा गया है इसको, तो क्या बन गया? उत्तल दर्पण बन गया। तो इसकी भी परिभाषा वैसे ही लिख लो कि उत्तल दर्पण एक गोले का भाग है जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, ठीक है, उभरा हुआ, और धंसा हुआ भाग क्या होता है? पॉलिश्ड होता है। वो कहलाता है उत्तल दर्पण। समझ में आया? इनमें और आगे परिभाषाएं लिखेंगे, नई चीज़ें, आज नई परिभाषा हम सीखेंगे। उत्तल अवतल समझ में आया, समतल समझ में आ गया, ठीक है, गोलीय दर्पण समझ में आ गया। अब इनमें कुछ नई परिभाषाएं हैं जो हम सीखने वाले हैं कि इन दर्पण में क्या होता है, ठीक है। तो कोई एक दर्पण ले लेते हैं, मान लो अवतल ही ले लेते हैं, दोनों में सेम होगा परिभाषाएं। तो सबसे पहली परिभाषा होने वाली है ध्रुव। सबसे पहली परिभाषा ध्रुव, जिसे P से दर्शाते हैं, P, ठीक है ना। इसमें ये अवतल दर्पण है, उत्तल में भी P बना लो तो उत्तल में भी P आ जाएगा। दोनों दर्पण के लिए इसका P है, ठीक है। बहुत ही सरल है। गोलीय दर्पण का गोलीय दर्पण मतलब दोनों दर्पण की बात कर ली हमने। गोलीय दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाता है, ठीक है। देखो बीच में है, जहाँ पर भी गोलीय दर्पण का केंद्र, मतलब इस दर्पण में जो बीच में भाग होगा, मान लो और बड़ा होता तो यहाँ पे होता। इन दोनों दर्पण के बीच का भाग, बीच का पॉइंट, बीच का बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है, ठीक है ना। जो दर्पण के बीच का ध्रुव होगा, केंद्र होगा, वो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। समझ में आया? और भी दूसरी परिभाषा लिखो, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या समझाने के लिए थोड़ा सा वही गोला बना लूँ मैं, ठीक है ना, जिससे ये बनाए गए हैं। तो इसका केंद्र होगा, ठीक है, ये P हो गया। देखो P बनाया था मैंने, ये P है ना। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा लिखो। वक्रता त्रिज्या वह त्रिज्या है
जिससे यह वक्रता त्रिज्या उसकी त्रिज्या है, उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी त्रिज्या है जिससे गोलीय दर्पण बनाया गया है। इसकी जो त्रिज्या है, जिससे गोलीय दर्पण बना हुआ है, उसकी त्रिज्या CP क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या नाम रहेगा इस दर्पण के लिए, और इस गोले के लिए क्या रहेगा? त्रिज्या रहेगा। तो और भी अच्छे से इसकी और दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हो। एवं उस गोले की त्रिज्या जिससे दर्पण बनाया गया है जिससे दर्पण बनाया गया है वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ऐसे कहलाती है। जो गोले की त्रिज्या होगी वो इस दर्पण की क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही है ना। तो दोनों के लिए परिभाषा एक जैसी है। बस उत्तल दर्पण में क्या होगा? अंदर का पार्ट पुता होगा, अंदर का भाग पुता होता है, पॉलिश्ड होता है, और बाहर की तरफ चमकदार होता है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, तो गोला ही लिख देना, मैंने ऐसा कहीं तो लिखा नहीं है कि अंदर का पुता हुआ भाग, सीधे उस गोले की त्रिज्या जिससे दर्पण बनाया गया है वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझ में आया? इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक, वो इसकी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो डायग्राम बना लो दोनों के लिए वक्रता त्रिज्या का। तो कहीं यहाँ से थी वो, तो ऐसे त्रिज्या का P तक, है ना। P क्या है? ध्रुव से। P क्या है? ध्रुव। और वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाते हैं, R। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। दर्शाते हैं। ठीक है, त्रिज्या को हमेशा हम R से ही दर्शाते थे, गणित में भी। R से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इंग्लिश में त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, इसलिए R से दर्शाते हैं। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाएंगे? R से। यहाँ पर C था, तो C से P तक की दूरी R। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या समझ में आया। अगला जो परिभाषा होने वाली है दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में, वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, त्रिज्या की जगह केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र बिल्कुल त्रिज्या के जैसे ही है। गोले का जो केंद्र होगा C, जैसे यहाँ पे P ध्रुव और ये R, है ना। तो हमने दो चीज़ें सीख ली, R के बारे में पढ़ लिया, ध्रुव के बारे में पढ़ लिया। दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाता है। अब C क्या है? तो गोले का जो केंद्र है जिससे दर्पण बना होगा, वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है ना। परिभाषा क्या हो जाएगी? उस गोले का केंद्र जिससे दर्पण बना है उस गोले का केंद्र, देखो गोले से बना था दर्पण, है ना। तो उस गोले का केंद्र, ये दर्पण है छोटा सा यहाँ तक, तो उस गोले का केंद्र, ये वाला, उस गोले का केंद्र जिससे दर्पण बना है वह दर्पण का
वह दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र के लिए भी मान लो दर्पण काट लिया हमने, तो यहाँ पर कहीं रहा होगा केंद्र। ठीक है, ये P हो गया, ये C हो गया। ठीक है ना, तो वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं, वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं। तीन चीज़ें नहीं सीखी। ध्रुव क्या होता है? दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाता है। उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिस गोले से ये सब बने। तो गोला मैंने बताया था कि एक गोला है जो बाहर की तरफ से पुता होगा तो अवतल दर्पण बनेंगे, यदि अंदर की तरफ से पुता होगा तो उत्तल दर्पण बनेंगे। तो समझ में आया आज का लेक्चर? आज के लेक्चर में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर आए तो आप लोगों तक पहुंच सके नोटिफिकेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।